नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे विश्व एवं भारत का भूगोल। यहाँ से हम बात करेंगे, वन शॉट वीडियो रहेगा। 5 क्वेश्चन हम यहाँ पर फंसाने का प्रयास करेंगे भाई पीईटी एग्जाम में। ठीक है, पीईटी एग्जाम में आपको यहाँ से 5 सवाल आपको देखने को मिले। 5 सिलेबस में ही है, तो 5 के 5 सवाल आपको अगर मिल जाते तो अच्छी बात है। अगर चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। आपको वन शॉट वीडियो बहुत ही कम समय में, जैसे 1.5 घंटे में हमने मान चलो 500 के 600 के क्वेश्चन के आसपास हिंदी की करा था, और 1.5 घंटे के आसपास पॉलिटी का हमने 450 सवाल इसमें करे थे। ठीक है, और हिस्ट्री भी करवा चुके हैं। अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। कह रहा है कि भारत का दक्षिणी भाग किस कटिबंध में आता है। तो भारत का जो दक्षिणी भाग आता है वो दक्षिण में, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर गर्मी होती है, तो कैसे आता है, उष्ण कटिबंध में आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में अगला सवाल, कर्क रेखा जो आपका 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है उत्तरी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा आपका अगर बात करते हैं कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, जैसे गुजरात है, राजस्थान, एमपी, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, और फिर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ उत्तर हो जाएगा। ठीक है, केरल वगैरह से नहीं जाती है। किन 2 तिथियों को विषु पड़ता है, तो आपका याद रखना, विषु की बात आती है तो आपका 21 मार्च और आपका 23 सितंबर को विषु पड़ता है। ठीक है, उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की आपकी कितनी दूरी हो जाती है, तो ये आपका 3214 किलोमीटर हो जाती है। 29-33 आपकी कितनी हो जाती है, 29-33 आपकी इधर पूर्व से पश्चिम की ओर 29-33 हो जाती है। ठीक है, 29-33 किलोमीटर हो जाती है। और अगर बात करते हैं कि यहाँ पर जो उत्तर से दक्षिण की, तो 32 से 14 किलोमीटर हो जाती है। आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो उसे भैया क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है शीत कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, 90 डिग्री पूर्व मध्याह्न रेखा पर कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ये आपका सिक्किम से नहीं गुजरती, बाकी आपका भूटान, बांग्लादेश, मेघालय से देखने को मिलती है। 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने के बराबर होता है, तो ये आपका 111 के बराबर होता है, 111 किलोमीटर के बराबर होता है। एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलन को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा इस समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलन को जो समकालिक रेखा कहा जाता है। क्या भी कहा जाता है, समकालिक रेखा कहा जाता है। ठीक है, समकालिक रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक अगर हम क्या होता है, समांतर वृत्त को क्या करते हैं, समांतर वृत्त को भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी, थोड़ा दोस्तों माइक नहीं लगा था, अब हमने लगा लिया। ठीक है, भाई सबका सही आएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त को किसके रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाएगा, तो अक्षांश के समांतर जाना जाता है। 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में समुद्र तल से 530 मीटर ऊपर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताइए। तो ये आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा ईटानगर हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश। ऐसे पटना बिहार वगैरह थोड़ी ना होगा, ये आपका दक्षिण में पड़ता है। ठीक है, असम दिसपुर में पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाता है ईटानगर। अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार माना जाता है, तो अरब सागर जो है वो आपका हिंद महासागर का विस्तार माना जाता है। अल नीनो का तात्पर्य क्या होता है, तो अल नीनो का मतलब होता है गर्म जल धारा, और इसका तात्पर्य होता है। ठीक है, कौन सा जो महासागर है पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों से घिरा हुआ है, तो वो हो जाता है कौन सा, प्रशांत महासागर हो जाता है। ठीक है, अगर अटलांटिक महासागर पूछे तो आपका यह आकार का हो जाता है। कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है, भूमध्य सागर तक आपका अटलांटिक महासागर फैला हुआ है। मोहो असंबद्धता को अलग करती है, तो ये आपका पृथ्वी की परपटी और मेटल को अलग करती है। समुद्र के जल स्तर की अवधि वृद्धि और गिरावट को क्या कहा जाता है, तो इसे आपका क्या कहा जाता है, इसे ज्वार कहा जाता है। ठीक है, ज्वार और भाटा जो नहीं आता है। महासागरीय धाराओं के संबंध में कौन सा कथन सही हो जाता है, तो महासागरीय जो धाराएं होती हैं, जिस स्थान पर गर्म तथा शीत जल धाराएं मिलती हैं, वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा सही हो जाएगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना परसेंटेज आपका महासागरों में पाया जाता है, तो ये आपका 97.2% पाया जाता है। पीने योग्य आपका 0.1% करके पीने योग्य ही पानी देखने को मिलता है। कौन सी जो आपका गर्म धारा यानी वार्म करंट
हो जाती है, तो ये आपका हो जाएगी कौन सी, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम हो जाएगी। महासागरीय अम्लीकरण पृथ्वी के महासागरों के पीएच में निरंतर कमी है वायुमंडल के तेज होने के कारण होता है। तो ये आपका किसके कारण, तो CO2 के तेज होने के कारण ये हो जाता है, पीएच में निरंतर कमी हो जाती है। ज्वार भाटा के बारे में कौन सा कथन आपसे गलत पूछा गया है, तो ये कौन सा कथन गलत है, कह रहा है कि उच्च ज्वार भाटा तब होता है जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी तिमाही में होता है, ये गलत है। उच्च ज्वार भाटा जब ये होता है जब तीनों आपका सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आपका मतलब एक सीध में होते हैं। ठीक है, जस्ट ये लिखा भी है। निम्न ज्वार भाटा को लघु ज्वार भाटा कहते हैं, ये तो सही लिखा गया है। ज्वार भाटा पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी और चंद्रमा द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है, ये भी सही है। बृहद ज्वार भाटा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आते हैं। ठीक है, कब आते हैं, तो पूर्णिमा और अमावस्या को आते हैं। चलो भाई, अगला सवाल जो है वो आपका अगला सवाल क्या पूछा गया है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, एक मिनट। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव निम्नलिखित में से, अरे भाई कहाँ चला गया, अत्यधिक दबाव निम्नलिखित में से किन कारणों के लिए आपके निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, कौन से रीजन, विरासत का अधिकार, ये भी ठहराया जा सकता है, अलाभकारी भूमि जोत का आकार, ये भी ठहराया जा सकता है, बिल्कुल भूमि का विभाजन हो जाता है, बहुफसल भी हो जाता है। तो आपका देखो बहुफसल इसका कोई रीजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका ABC आपका बिल्कुल सही उत्तर बैठ जाएगा। ठीक है, मुख्य नहर के जल स्तर के नीचे की कृषि भूमि का निर्माण करती है, तो मुख्य जो नहर नहर के जल स्तर के नीचे की कृषि भूमि का निर्माण करती है, तो उसे कहा जाता है आपका कमांड क्षेत्र का निर्माण करती है। ठीक है, भारत के प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों की पहचान करना, तो जूट सर्वाधिक आपको कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, फिर बिहार में, असम में, उड़ीसा में देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही दूसरा वाला उत्तर है। मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है, जिसमें मृदा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हाइड्रोफोनिक्स कहा जाता है, जिसमें वाटर की ही आपको जरूरत होती है सिर्फ। ठीक है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान द्वारा 2009 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का कितना परसेंट है, तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो कितना परसेंट, 51.09% यूज होता है। कौन, मध्य और दक्षिणी भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य खाद्य फसल हो जाती है, किसकी, मध्य भारत और दक्षिणी भारत की। तो मध्य में क्या खाया जाएगा, तो ज्वार खाया जाता है। अच्छा भैया, ठीक है। अच्छा, में कौन सी प्रसिद्ध किस्म की कॉफ़ी जो शुरू में यमन से अब भारत आई थी, तो आपका अरेबिका आती है, कौन सी, अरेबिका आती है। कौन सा कथन हरित क्रांति के संदर्भ में सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कौन सा पॉइंट गलत है। ठीक है, मतलब निगेटिव पूछा जा रहा है, कह रहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित किया गया था, तो ये तो बात आपकी क्या सही हो जाएगी, क्यों भाई, हाँ बिल्कुल किया गया था। ठीक है, उसके बाद में अगर हम चर्चा कर लेते हैं, दूसरा कह रहा है कि पॉइंट, यह कृषि आधुनिकीकरण के लिए एक निजी क्षेत्र का कार्यक्रम था, गलत है, गवर्नमेंट का कार्यक्रम था। ठीक है, सार्वजनिक मतलब क्षेत्र का था। ठीक है, तो ये गलत हो गया। यह मुख्य रूप से गेहूं और चावल उगाने वाले क्षेत्रों पर लक्षित है, ये भी सही है। यह केवल उन क्षेत्रों में ये शुरू किया गया था जहां सिंचाई का आश्वासन दिया गया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगला, उद्योग के निम्नलिखित वर्गीकरणों के आधारों में कौन सा कपास, जूट, ऊन, रेशम, रबर, चाय, चीनी, कॉफी, खाद्य तेल उत्पादों पर लागू होता है, तो ये आपका आ, अच्छा क्या लागू होता है ये पूछा है, तो कृषि आधारित उद्योग ये होते हैं। ठीक है, ओके, सी वाला उत्तर आपका सही बैठ जाएगा। ठीक है, पंजाब राज्य जो है किसके लिए समृद्ध माना जाता है, तो पंजाब राज्य उपजाऊ मिट्टी के लिए, उपजाऊ मिट्टी सर्वाधिक यहीं देखने को मिलेगी, तभी देखो ना पंजाब में ही आपका क्या होता है, पंजाब में ही सर्वाधिक आपका गेहूं और चावल वगैरह देखने को मिलता है, यानी उत्पादन में नहीं मतलब प्रति हेक्टेयर में अगर उत्पादन हम बात करते हैं तो सर्वाधिक मिल देखने को मिलेगा। ठीक है, कोयला झारखंड में देखने को मिलेगा, सिलिकॉन वगैरह कर्नाटक में और पेट्रोलियम वगैरह आसाम में देखने को मिलेगा। लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस कारण से होता है, तो ये आपका निच्छालन से होता है, निच्छालन से होता है लेटराइट मिट्टी का। ठीक है, लेटराइट मिट्टी का निच्छालन से इसका निर्माण होता है। अगला सवाल पूछा गया, काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भिजन के नाम से भी जाना जाता है, तो काली मिट्टी आपको देखने को कहाँ मिलेगी, काली मिट्टी आपका प्रायद्वीपीय पठार में देखने को मिलती है। ठीक है, काली मिट्टी को आपका रेगुर मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, कपासी मृदा भी कहा जाता है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक देखने को मिलती है। ठीक है, कौन सी काली मिट्टी के लिए सबसे अधिक उपयोगी, तो आपका कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नागपुर में हो जाता है। ठीक है, गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है, तो ये आपका किस प्रकार की हो जाती है, तो ये लोयस हो जाती है, किस प्रकार की, लोयस प्रकार की हो जाती है।
किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली यानी स्वतः खेती विशेषता के कारण न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है? तो ये आपका काली मिट्टी में ही होती है, ठीक है? जिसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। इसे आपका जो स्वतः जुताई मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें कपास की खेती सर्वाधिक होती है, ठीक है? काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं हुआ है। कौन-सा नहीं घिरा हुआ है? तो ये जो आपका देखने को मिलता है, कौन-सा जो भैया घिरा हुआ नहीं है, ठीक है? घिरा हुआ नहीं है, तो ये आपका मध्य प्रदेश नहीं घिरा हुआ, बाकी आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना देखने को मिलता है। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य आपका कर्नाटक में पड़ता है। पूछा जा रहा है किस जिले में स्थित है, तो आपका जिला पूछा जा रहा है तो कोडागू जिला में स्थित है, ठीक है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र हो जाता है? तो देखो पूर्वी हिमालय क्षेत्र में अगर आप बता सकते हो, अगर आप इनको पता है, जैसे केबुल लामजाओ ये मणिपुर में, ये भी आपका पूर्वी हिमालय में तो पड़ता है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है? और उत्तराखंड वगैरह ये जिम कार्बेट में उत्तराखंड वाला, ठीक है? तो ये तो हो नहीं सकता। बांदीपुर कर्नाटक ये तो दक्षिण भारत में हो गया। तो इनमें से 2 में से ही एक होगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नामदफा आपका राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, ठीक है? कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं हुआ है? तो ये जस्ट आपका कौन सा मध्य प्रदेश नहीं घिरा हुआ। निम्नलिखित में से भारत की समुद्री तटरेखा, निम्नलिखित में से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह भी शामिल हैं, तो आपका 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। अब तो आपका 11,000 के आसपास में आपको देखने को मिलती है, ठीक है? वही 47% करके आपको वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है? कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो संघ बंगाल की खाड़ी में आपका देखने को मिलता है कौन भाई देखने को मिलेगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलता है। वहीं अगर लक्षद्वीप पूछता है तो लक्षद्वीप आपको ये अरब सागर में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? अरब सागर में लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, ठीक है? अगला सवाल है आपका, भारत का पूर्वी तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो पूर्वी तट की हम बात कर लेते हैं, तो ये आपका पूर्वी घाट और आपका बंगाल की खाड़ी के मध्य देखने को मिलेगा। कौन सा 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में एक पर्वतीय दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिणी में मैदानी इलाकों से जोड़ता है? तो ये सीधा सीधा इसका आपका बनिहाल दर्रा हो जाता है। जोजिला वाला आपका सिक्किम में, बाडालाचा अरुणाचल प्रदेश, बाडालाचा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा और माना आपका उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी अनेक वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। अच्छा भैया, सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह का निर्माण करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे डेल्टा कहा जाता है, ठीक है? डेल्टा बनती है। जो आपका नर्मदा और ताप्ती ये डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है? चलो, उत्तर भारत की नदियाँ जो हैं वो डेल्टा बनाती हैं, ठीक है? सतलज नदी भारत में किस तरह से प्रवेश करती है? तो आपका सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है, ठीक है? सिपकिला। अटल सुरंग किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो अटल सुरंग जो है मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है, ठीक है? ये वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर आपको देखने को मिलेगा कौन सा? तो ये मारमा गोवा यानी गोवा में देखने को मिलेगा। हल्दिया वाला आपका कलकत्ता में है जो वेस्ट बंगाल में पड़ेगा, ये तो पूर्वी वाले तट पर देखने को मिलेगा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। चेन्नई वाला तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, ठीक है? जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन होते हैं तो कैसे कहाँ पर होते हैं? तो ये सभी के सभी आपके कहाँ पर होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं, ठीक है? किसमें होते हैं भाई? क्षोभ मंडल में होते हैं जलवायु और मौसम में परिवर्तन। ध्रुवों और भूमध्य रेखा के मध्य क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्रमशः कितनी होती है? तो ये आपका क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर और आपका भूमध्य रेखा के पास में 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। तो हमने एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे भारत का भौतिक परिदृश्य, ठीक है? चलो भाई, ओके। चलो अगला टॉपिक है आपका भारत का भौतिक परिदृश्य, ठीक है? तो आपका शुरू करते हैं। कह रहा है कि उत्तरी मैदान मैदान जो हिमालय के किस भाग में स्थित है? ठीक है, उत्तरी मैदान जो है हिमालय के आपका दक्षिण भाग में देखने को मिलेगा। यार सीधे सीधे उत्तर है। इधर आपका ऊपर हिमालय देखने को मिलेगा, ये आपका आपका उत्तरी मैदान इधर देखने को मिलेगा, तो ये दक्षिण भाग ही तो हो गया, ठीक है? क्या नेपाल के मुख्य स्थलाकृति क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है? ठीक है, कौन सा हिस्सा नहीं हो जाता है? तो नेपाल में देखो आपका पर्वत वगैरह देखने को मिलते हैं, दक्कन भी, तराई भी, और पहाड़ियाँ वहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है? गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ किसके उपखंड हो जाते हैं? तो ये आपका किसके हो जाते हैं? तो ये मेघालय के पठार के हिस्सा हो जाते हैं। करेवा मिट्टी में पाई जाती है, तो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, और केसर की खेती यहाँ पर सर्वाधिक की जाती है, ठीक है? हिमालय में सियाचिन क्या है? तो सियाचिन एक आपका ग्लेशियर हो जाता है, ठीक है? 1984 में अगर बात करते हैं तो ये पाकिस्तान से हमने लिया था, उसने छीन लिया था पहले, फिर हमने ले लिया था, ठीक है? पवित्र जो आपका पवित्र पर्वत कैलाश जो है भारत के किस पड़ोसी देश में? तो चीन में चाइना में देखने को मिलेगा, ठीक है? कौन सी पहाड़ियाँ
कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल में स्थित हैं? तो पूर्वांचल में पहाड़ियों की अगर हम बात कर लेते हैं तो मीजो पहाड़ियाँ और आपका नागा पहाड़ियाँ हो जाती हैं, ठीक है, नागा पहाड़ियाँ हो जाती हैं। कौन सी पर्वतमाला राजस्थान राज्य से संबंधित हो जाती है? तो आपका अरावली पर्वतमाला हो जाती है। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी की पहचान कीजिए, तो हिमालय के सबसे दक्षिण में क्या देखने को मिलेगा? तो ये आपका हिमालय के सबसे दक्षिण में आपका शिवालिक श्रेणी देखने को मिलेगी, ठीक है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के किस स्थान पर मिलते हैं? तो ये आपका नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटी आपका दुद्धा बेटा हो जाती है और यहीं पर आपका नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति पाई जाती है। टोडा जनजाति पाई जाती है। बहुपति बहुपति विवाह यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, टोडा जनजाति के द्वारा किया जाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो अगला सवाल आपका है कि पूछा गया है हिम नदी प्रवाह द्वारा उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों की एक अंडाकार आकार की श्रृंखला का नाम बताइए। तो ये नाम हो जाता है जिसे ड्रम लिंक्स कहा जाता है, ठीक है। 3014 मीटर ऊंची जापफू पर्वत श्रेणी किस राज्य में हो जाती है? तो जापफू पर्वत श्रेणी आपका नागालैंड में हो जाती है, ठीक है, नागालैंड में भाई साहब हो जाती है। चलिए कुछ और भी सवाल हैं उनको भी देख लिया जाता है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, नहीं है तो नहीं है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो ओके पूछा गया है कि भारतीय हिमालय के किस भाग में सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है? तो कंचनजंगा जो भारत में स्थित है सबसे ऊंची चोटी, जो दार्जिलिंग और सिक्किम में हिमालय में देखने को मिलती है। अगर पूछे सबसे ऊंची चोटी जो आपका विश्व में कौन सी हो जाती है, तो आपका वो महान हिमालय में देखने को मिलती है और यहाँ पर कौन सी हो जाती है, माउंट एवरेस्ट हो जाती है। फिर उसके दूसरे नंबर पे केटू हो जाती है जो आपका ट्रांस हिमालय में देखने को मिलती है। कंचनजंगा जो आपका वो भी महान हिमालय में देखने को मिलती है और तीसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में देखने को मिलती हैं? तो सेवराय पहाड़ियाँ आपका तमिलनाडु में देखने को मिलती हैं। कौन सी पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है? तो पश्चिम बंगाल की भाई साहब पूछा गया तो संदफू हो जाती है, ठीक है, नागालैंड की सारामती हो जाती है। डोडा बेटा अगर नागालैंड की हो जाती है। देवमाली भाई साहब पता नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक आपका शुरू होता है और देर ना करते हुए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। मजा आएगा तभी तो मजा आएगा, ठीक है। चलो सवाल पूछा गया है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी हो जाती है उसका नाम हो जाता है वोल्गा हो जाता है, ठीक है। अगर बात करते हैं यांगटीसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाती है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाती है, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। मैग्डलेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। यह किस देश से होकर बहती है? तो कौन सा देश है? वो भी दक्षिण अमेरिका का कंट्री होना चाहिए। तो किस देश से होकर बहती है भाई साहब? तो ये बहती है किस देश से? कोलंबिया से होकर बहती है, ठीक है। कौन सी नदियां मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती हैं? तो ये आपका ऑरेंज नदी है आपका दक्षिण अफ्रीका में बहती है, ठीक है। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो दरिया सिंधु नाम से जाना जाता है। किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो देखो किस देश में किस कंट्री में नहीं होती है? तो अफगानिस्तान में नहीं होती, बाकी पाकिस्तान में, भारत में, चाइना में होती है। कौन सा सबसे ऊंचा पुल मिल्लाऊ वयाडक्ट किस नदी पर निर्मित है? तो ये आपका टॉर्न नदी पर हो जाता है, ठीक है, विश्व का भैया है। अगला पूछा गया कि इस नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग नदी के समान लंबी है। तो किसके समान लंबी है? तो ये आपका कौन सी अमेजन नदी के नीचे पाई जाने वाली जल लगभग अमेजन नदी के समान लंबी है, ठीक है। ओके अगला सवाल कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है भाई? डेन्यूब नदी सर्वाधिक जो आपका जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, ठीक है। कौन सी नदी भारत में नहीं बहती है? तो भारत में आपका एक केलानी नदी नहीं बहती है, ठीक है। गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? गोदावरी का आपका महाराष्ट्र में त्र्यंबक महाराष्ट्र से होता है, ठीक है। गोदावरी को ही आपका दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अगर दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है तो उसे आपको कावेरी को कहते हैं, ठीक है। अगर दक्षिण गंगा पूछे तो किसको किसको कहते हैं भाई? गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला सवाल है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर हो जाता है? कृष्णा नदी पर हो जाता है, ठीक है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवड़ावरी, ठीक है, और लवड़ावरी के नाम से जिसका अर्थ है नमकीन नदी, तो ये लूनी नदी हो जाती है, ठीक है। अगला चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो चंबल केदारकू उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है, ठीक है। सी वाला उत्तर सही है। किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र का बाहर है, बाकी तो आपका गंगा, यमुना, नर्मदा ये तो सब अपने भारत में ही उद्गम होता है।
नर्मदा अमरकंटक एमपी से होता है, और यमुना का यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, गंगा का गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका बाहर होता है, भारत के बाहर होता है, ठीक है। फिर कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी बनाती हैं। बाकी ये सभी जो जितनी भी नदियाँ लिखी हैं वो सभी डेल्टा बनाती हैं। कौन सी नदी ब्रह्म घाट पर करनाली से नदी से मिलती है और घाघरा नदी बनाती है? तो ये कौन सी हो जाती है? तो आपका गंगा नदी हो जाती है। कौन सी भैया? गंगा नहीं यार, ये हो जाती है शारदा नदी, ठीक है, शारदा नदी हो जाती है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। देखो ये आपका, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो ये आपका देखो नर्मदा नदी ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये तो अरब सागर में गिरती है। बाकी कावेरी, कृष्णा, गोदावरी ये सारी नदियाँ आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी? ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, ठीक है। जैसे आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ठीक है। कृष्णा आपका जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, कावेरी आपका ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकलती है, और आपका गोदावरी त्रंबकम महाराष्ट्र से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ के मैकाल पठार से निकलती है, ठीक है। कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कल्याणी नहीं है। बाकी चंबल, बेतवा और केन ये सभी नदियां यमुना की सहायक नदी हो जाती हैं। प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पूनी के नाम से जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी हो जाती है? तो ये आपसे सवाल पूछा गया भाई साहब, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो ये कावेरी नदी हो जाती है। कावेरी नदी को प्राचीन तमिल तमिल में पूनी के नाम से जानते थे, ठीक है। देख रहे हो, या पूनी के नाम से, पूनी, ठीक है, पूनी के नाम से जानते हैं, ठीक है, पूनी के नाम से जानते हैं। अगला सवाल आपसे, सवाल क्या, अगला आपका टॉपिक ही शुरू होगा, क्योंकि ये टॉपिक स्वाहा हो गया। चलो अगला टॉपिक हम बात कर लेते हैं, जल संसाधन की। शाबाश मेरे दोस्तों, ठीक है, हम लोगों ने 2 टॉपिक कर चुके हैं, और लमसम हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों के 3 टॉपिक्स हो चुके हैं, ठीक है। एक में हमने कर रहे थे कितने सवाल, एक में हमने करे 50 सवाल, दूसरे में हम कर चुके हैं कितने सवाल, दूसरे में हम लोग कर चुके हैं 15 सवाल, 50 65 हो गए, 65 और 20 और 100 और सवाल करें तो 65 और 20 आपके 85 सवाल हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। कितने? 24 मिनट में ही कर चुके हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको देखना है तो भाई देख सकते हो अदर चैनल पर भी, ठीक है। मजा ना आए तो पैसा वापस। चलो शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है जल संसाधन, ठीक है। जल संसाधन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इसी में नदियाँ, ग्लेशियर वगैरह आएंगे, ठीक है, ये सब आएंगे। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर किस नदी का निर्माण करती हैं? तो ये आपका भागीरथी और अलकनंदा आपका गंगा नदी का निर्माण करती हैं, ठीक है। गंगा नदी का निर्माण करती हैं। 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई हो जाती है, सर्वाधिक आपका यूपी में प्रवाहित होती है, ठीक है। चलो भाई, रावी, चेनाब और झेलम किस नदी की सहायक नदियाँ हो जाती हैं? तो रावी, चेनाब, झेलम आपकी किसकी? सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हो जाती हैं। भारत ने किस किस पड़ोसी देश के साथ में 1996 में गंगा जल को साझा करने, बंटवारे और इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए? तो फरक्का जब भी आएगा तो क्या लगा देंगे? बांग्लादेश। फरक्का डैम कहाँ पर? बांग्लादेश में, ठीक है। चंबल, हिंडन, टॉन्स नदियाँ निम्नलिखित में से किसकी? तो चंबल वगैरह आपकी जब भी आ जाए तो क्या लगाओगे? यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? हिंडन, टॉन्स और आपका चंबल, ठीक है। ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, यमुना नदी निकलती है। दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें तो दक्षिण भारत में आपका कौन सा बांध देखने को मिलेगा? तो ये आपका मैट्यूर बांध देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो भाई, अगला है पूर्व की ओर बहने वाली किस नदी को द्रोणी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों में कवर करती है? और इसका जलग्रहण क्षेत्र आपका कहाँ कहाँ पर कवर करती है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो कौन सी नदी हो जाती है? तो ये हो जाती है ब्राह्मणी नदी हो जाती है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन से बंदरगाह हो जाते हैं? तो पश्चिमी तट पर आपको देखने को मिलेंगे कौन कौन से भैया? कांडला गुजरात में पड़ता है, बिल्कुल, तो कांडला इसमें भी, ठीक है। मारमा गोवा इसमें भी हल्दिया वाला आपका हटा देना, ये तो काट देना। तो फिर उसके बाद में कोच्चि वाला, ठीक है, ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कांडला, मारमा गोवा गोवा में, कोच्चि वाला आपका चेन्नई में देखने को मिलेगा, और आपका कांडला वाला गुजरात में देखने को मिलेगा। जैसे ग्वादर पोर्ट बताया आपसे कहाँ पर, तो ये पाकिस्तान में, हम्बन टोटा श्रीलंका में, चाबहार पोर्ट आपका ईरान में देखने को मिलेगा, ठीक है।
अगला सवाल है पूर्वी घाट जो है निम्नलिखित में से किससे लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। तो पूर्वी घाट जो है वो आपका पूर्वी घाट महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है? महेंद्रगिरी हो जाती है। और पश्चिमी घाट की आपके अनायमुड़ी हो जाती है। जब नदियां किसी झील या गर्त में सभी सभी दिशाओं से अपने जल का निर्वहन करती हैं, जैसे मणिपुर में लोकटक झील के मामले में होता है, ऐसी स्थिति में बनने वाले अपवाह तंत्र को क्या कहा जाता है? तो उसे रेडिकल कहा जाता है। क्यों भाई? नहीं नहीं नहीं, उसे अभिकेंद्री कहा जाता है। ठीक है, अभिकेंद्री मतलब आप सब पास में ही आ रहे हैं। देखा ना, अपने जल का निर्वहन करती हैं सभी दिशाओं से अपने जल का निर्वहन, तो उसे अभिकेंद्री कहा जाता है। ठीक है, कौन सी नदी जो है नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम हो जाती है? तो सबसे कम आपकी ब्रह्मपुत्र में हो जाती है। किस नदी को तत्सांगपो यानी सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। मानस, दिहांग, लोहित ये ब्रह्मपुत्र की नदी की सहायक नदियां हो जाती हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन सी? मानस, दिहांग, लोहित ये सभी हो जाती हैं। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है? कौन सी झील खारे पानी की झील हो जाती है? तो खारे पानी की चिल्का लेक हो जाती है। सुपीरियर तो यार विश्व में सबसे अधिक अच्छे पानी की लेक हो जाती है। कहाँ पर? अमेरिका में देखने को मिलेगी। ठीक है, गोविंद सागर जो आपका भाखड़ा नागल परियोजना किस राज्य में देखने को मिलेगी? कहाँ पर? पंजाब में देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में, सॉरी हिमाचल और पंजाब, तो हिमाचल लगा देना। ठीक है, भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो पश्चिम की ओर बहती है। तो आपका जैसे ये मैप बनाओगे तो ये आपका पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, इधर से इधर की ओर बह रही है, तो कौन सी नदी हो गई है? तो ये आपका कौन सी नदी हो गई है? नर्मदा नदी हो गई। नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी कावेरी, गोदावरी, कृष्णा ये सब आपका किधर से? पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। कहाँ पर गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, धड़ाम से गिरती हैं। ठीक है, अच्छा, भारत के पश्चिमी तटों पर गर्मियों के दौरान काफी मात्रा में क्या होता है भाई? काफी मात्रा में, अरे भाई काफी मात्रा में, आगे तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है। काफी मात्रा में सबस्टेटिकल रेनफॉल होती है। अच्छा, वर्षा होती है। वर्षा का मुख्य कारण रेनफॉल ये लिखा है इंग्लिश में। मुख्य रीजन क्या होता है? तो इसका मुख्य रीजन पश्चिमी घाट होता है। ठीक है, आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार तथा बोझ को कम करने के लिए बंदरगाह विकसित किया गया था। कौन सा बंदरगाह? तो ये मुंबई का वाला तो इसका पड़ोसी वाला आप कर दो, कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला बंदरगाह। बाकी कलकत्ता में आपका जो आपका हुगली नदी पर कलकत्ता बंदरगाह, हुगली नदी पर विशाखापट्टनम की अगर हम बात कर लेते हैं सबसे गहरा बंदरगाह हो जाता है। बाकी चेन्नई, एन्नोवर और नाहवा सेवा जो है वो आपके कृत्रिम बंदरगाह हो जाते हैं। ठीक है, केरल की सबसे नदी भरतपुजा का दूसरा नाम क्या है? जो पश्चिम से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरती है, पश्चिम से बहती है, तो आपका कौन सी हो जाती है? तो ये पुन्नानी। ठीक है, पुन्नानी नदी हो जाता है भरतपुजा का दूसरा नाम। कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी न्योपियल, कौबिनी और अर्कावती, अमरावती जैसी सहायक नदियां हो जाती हैं? तो ये कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी हो जाती है। ठीक है, कर्नाटक ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। जोग जलप्रपात आपका शरावती नदी पर हो जाता है। ठीक है, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर हो जाता है। लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ में कौन सी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक हो जाती है? तो 724 किलोमीटर ही चलती है भैया। ठीक है, कौन सी? ताप्ती नदी। ठीक है, कौन सी नदी तुमकुर जिले में देवरायड़ दुर्ग पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकलती है और कावेरी में मिलने से पहले 221 किलोमीटर तक बहती है? ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी? सिमसा नदी। ठीक है, सिम 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 दरवाजा खुल जा, सिमसा नदी। ठीक है, ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो देखो, ग्लेशियर जो है गौरी गंगा नदी का स्रोत है, जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो मिलम ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, ग्लेशियर से गौरी गंगा नदी का स्रोत है। कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील हो जाती है? तो कौन सी भैया झील? तो वेम्बनाड झील सबसे लंबी झील हो जाती है। ठीक है, चलिए भाई साहब, आगे आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया? अगला सवाल पूछा गया कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो आपको कौन सी? ताप्ती नदी हो जाती है। ठीक है, ताप्ती नदी हो जाती है। अगला आपका टॉपिक ही शुरू हो रहा है। कौन सा टॉपिक है? टॉपिक है आपका पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद। ठीक है, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, ये ये दीवार जंजीरें, वो डायलॉग सुना है आपने? चलो भाई,
ध्यान नहीं है फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो आपका सवाल शुरू हो रहा है। कह रहा है क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है आपसे, पहला सवाल पूछा गया है, एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समांतर चलती है। अच्छा, पश्चिमी तट मतलब पूर्वी तट इधर और पश्चिमी तट इधर। अच्छा, दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षक केंद्र में से एक है। कभी कभी इसे भारत के महान ढलान भी कहा जाता है। तो देखो, तो इसे क्या कहा जाएगा यार? पश्चिमी घाट ही कहा जाता है, ठीक है। पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ओके। और वहाँ पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपके अनाईमुड़ी, और पूर्वी घाट की आपका महेंद्रगिरी हो जाती है। हिमालय नवीन वलित पर्वत हो जाता है। सतपुड़ा रेंज जो इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी धूपगढ़ हो जाती है, और सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है, दक्षिण में आपका ताप्ती नदी बहती है, ठीक है। भारत के उत्तर में एक दीवार बनाती है, तो उत्तरी पठार जो है पहाड़ वो आपका एक दीवार बनाते हैं। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से का हिस्सा है, किसका? असम का हिस्सा हो जाता है। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है, जिसे क्या कहा जाता है? बाहरी हिमालय को जब भी पूछा जाए तो आप सीधा-सीधा उत्तर क्या लगाओगे? शिवालिक रेंज लगाओगे, ठीक है? ओके। अगला सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है? तो गुरु शिखर आपका अरावली पर्वत श्रृंखला को की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर हो जाती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की आपका धूपगढ़ हो जाती है। पश्चिमी घाट की अनाईमुड़ी हो जाती है, ठीक है। अगला सवाल है, अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर हो जाती है। किस राज्य में गुरु शिखर देखने को मिलती है? तो आपका राजस्थान में नीलगिरी पहाड़ियों को के नाम से जाना जाता है। तो नीलगिरी की पहाड़ियों को नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियों पर टोडा जनजाति पाई जाती है, जो बहुपति बहुपति विवाह यहाँ पर प्रचलित होता है। और यहाँ पर नील, हाँ अच्छा, और पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु माना जाता है। सेवराई हिल्स जो है ये आपका तमिलनाडु में देखने को मिलती है। टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में देखने को मिलेगी? टैगोर पहाड़ी आपका झारखंड के रांची जिले में देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। चलो देख लेते हैं, जब पहुंचेंगे हम लोग देख लेंगे। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या नाम दिया जाता है? उत्तर और पूर्वी पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें पूर्वांचल की पहाड़ियां कहा जाता है। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा हो जाता है? तो नवीन बलित पर्वत। आप हिमालय ही लगाओगे, ठीक है। हिमालय की लगाओगे। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ जो आपका कहाँ पर मेघालय में देखने को मिलेंगी, ठीक है। मेघालय के मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा आपको देखने को मिलती है। अगला सवाल है, सबसे कम जो वर्षा है लेह लद्दाख में देखने को मिलती है, सबसे कम, ठीक है। अगला पूछा है, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ पर? सिक्किम में देखने को मिलेगी। ये आपका महान हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। माउंट एवरेस्ट की चोटी जो है आपका है कितने किलोमीटर? तेरा माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई समुद्र के स्तर से कितनी ऊंची है? अच्छा सवाल पूछा गया है, तो 2900 फीट ऊंची है, ठीक है। वही पूछा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 88,48.86 मीटर आपका ऊंची हो जाती है। चाइना और नेपाल ने इसको मापा था दोबारा, ठीक है। पहले 88 ही थी, फिर 0.86 मीटर आपका बढ़ा के बताइए, मतलब बढ़ गई है, ठीक है। चलो भाई, चलिए अगला आपका टॉपिक शुरू होता है। मजे मजे में टॉपिक शुरू हो रहा है। तो टॉपिक का नाम है मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। क्या टॉपिक है? मरुस्थल और भाई साहब शुष्क क्षेत्र, ठीक है। चलो देख लेते हैं। सवाल शुरू होता है, कह रहा है कि ब्लैक रॉक यानी रेगिस्तान कहाँ देखने को मिलता है? तो ब्लैक रॉक रेगिस्तान जो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये सवाल आपसे भैया पूछा गया है। तो कहाँ पर देखने को मिलेगा? यूनाइटेड स्टेट यानी यूके में देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तान वाला आपका कहाँ पर मिलेगा? तो ये अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा, ठीक है। रेगिस्तान वाला अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा। अगला है टकला मकान। टकला मकान जो रेगिस्तान है कहाँ पर? चीन में देखने को मिलेगा। अगला सवाल पूछा गया, कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? ठीक है, तो थार वाला आपका भारत में देखने को मिलेगा, ये तो सही दिया गया है। कालाहारी अफ्रीका में देखने को मिलेगा, ये तो अमेरिका लिख दिया, गलत दिया है। कैसे गलत लिख दिया हो आपने? चलो कोई बात नहीं, सवाल है। चलो, गोबी मंगोलिया में, सहारा अफ्रीका में देखने को मिलेगा, ठीक है। भारत में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो उसे चोलिस चोलिस्तान कहा जाता है। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा हो जाता है? तो आपका सहारा रेगिस्तान हो जाता है। ब्ला ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में हो जाता है? तो आपका ब्लेडा रेगिस्तान जो है पोलैंड में हो जाता है, ठीक है। पोलैंड में हो जाता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल रहा आपका, ये रहा स्क्रीन पर, और आप स्क्रीन जल्दी से देखिएगा।
नौमीब मरुस्थल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलेगा। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया की सीमा पर हो जाता है, तो यहाँ पर चीन और मंगोलिया हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। अगला आपका टॉपिक शुरू होता है वन वाला, ठीक है। अगला टॉपिक की ओर हम लोग चल चुके हैं। शाबाश, कौन सा टॉपिक है? वन, ठीक है। चलो देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो सुंदर वन कहा जाता है। सुंदर सुंदर वृक्ष, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए सुंदर वन कहा जाता है। भारत के आर्द्र पर्णपाती वनों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं, बिल्कुल उगते हैं, यानी जो पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। आर्द्र पर्णपाती ये हिमालय की तलहटी में पाए जाते हैं, ठीक है। ये बिहार और यूपी के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और ये यार ये शीशम, आंवला, ये महुआ, ये थोड़ी ना देखने को मिलेंगे, तो यही गलत हो गया आपका, ठीक है। आर्द्र पर्णपाती वनों के बारे में सत्य नहीं है, ठीक है। अरे नहीं, गलत हो गया। पहले देखो, समझो। आर्द्र पर्णपाती जैसे शीशम वगैरह देखो देखो, इनके पर्ण पत्तियां गिरते हैं कि नहीं? आंवला है, सौल है, महुआ, ये सब के गिरते हैं, ठीक है। तो ये आपका बिहार, उत्तरी प्रदेश के मैदानी भागों में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा पाए जाते हैं, तो ये सी वाला उत्तर आपका सही हो जाता है, ठीक है। सी वाला उत्तर आपका भाई साहब हो जाएगा। चलो, अगला सवाल है, हिमालय में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में वनस्पतियां परिवर्तन का कारण बनती हैं। तो देखो, वनस्पतियां जब तापमान बढ़ेगा तो वनस्पतियां क्या हो जाएंगी? कमी हो जाएगी, बढ़ेंगे थोड़ी ना, ठीक है। वृक्ष किस स्तर के अंतर्गत आते हैं? तो वृक्ष आपका सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर के स्तर के अंतर्गत आते हैं। भारत की प्राकृतिक वनस्पति व्यापक रूप से कितने समूहों में विभाजित किया गया है? तो ये आपका 5 में विभाजित किया गया है। भारत में जंगली गधे और ऊंट किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो जंगली गधे आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? कांटेदार वन और झाड़ियों में देखने को मिलेंगे, ठीक है। झाड़ियों में साल, बबूल, बांस जो शुष्क का उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं, में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है? बबूल, साल, बांस वगैरह में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 51 से 151 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। हिमालय के गिरिपद पर पाया जाने वाला वन कौन सा हो जाता है? तो हिमालय पर ये पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है, गिरिपद में, ठीक है। ओके, अगला सवाल है, आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कौन सा भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन का प्रकार है? तो सर्वाधिक क्षेत्रों में जो फैला हुआ है वो आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये वाला हिस्सा फैला हुआ है। मेघालय के पठार, सह्याद्री, निकोबार समूह के मध्य और दक्षिणी द्वीपों में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो ये देखो, मेघालय वगैरह में नम उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती है, ठीक है। अर्ध सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती है कहाँ पर? मेघालय के पठार, सह्याद्री, निकोबार द्वीप समूह में। बांस, अधिपादप, एली, सेमूल और मुंडेन जैसी पौधों की वन किस्में किस प्रकार के वनों में देखने को मिलेंगी? तो ये आर्द्र और उष्णकटिबंधीय वनों में देखने को मिलती हैं। कौन सा राज्य उष्णकटिबंधीय कटीले वनों से संबंधित है? कौन सा राज्य जहाँ पर? ये आपका मध्य प्रदेश हो जाता है भाई, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। गलत आपसे ढूंढा जा रहा है, तो देख लेते हैं। ये वन अच्छी तरह से स्थिरीकृत होते हैं, हाँ होते हैं, सदाबहार हैं, तो ये अच्छी तरीके से होंगे। ये जंगलों में ये ये जंगलों में पेड़ 60 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई तक पहुंचते हैं, हाँ पहुंचते हैं। और फिर कह रहा है ये गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। इन वनों में वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम होती है, यही तो गलत बात है। सदाबहार है तो यार हमेशा बहार होनी चाहिए, तो कम काहे होगा, ठीक है, अधिक होती है। ओके, डी वाला। शैवाल और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो शैवाल और वन जो हैं वो आपका उष्णकटिबंधीय किस में पाए जाएंगे? शैवाल और जो वन होते हैं वो आपका टुंड्रा वन में पाए जाते हैं, ठीक है। रोपड़ कृषि की मुख्य रूप से विश्व के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। रोपड़ कृषि कहाँ देखने को मिलेगी? तो रोपड़ जो कृषि होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है, ठीक है। कौन सा स्थलीय व्यापारी तंत्र का उदाहरण हो जाता है? तो आपका घास का मैदान हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन्हें भी कहा जाता है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें टैगा कहा जाता है, ठीक है। टैगा टैगा, ठीक है। अगला, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार, तो ताड़, नारियल जो किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ताड़ वगैरह है मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं। ताड़, केवड़ा, एंगार ये सब आपका मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। कहाँ पर? मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए भाई सब आगे सवाल बात कर लेते हैं।
अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? तो ये कौन गिराएंगे यार? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ही गिराएंगे, ठीक है। भारत में उपोष्ण वनस्पति क्षेत्र में औसत वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? तो ये आपका कितना होता है? तो 17 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला सवाल है, कोलार गोल्ड फील्ड जो है आपका कर्नाटक में देखने को मिलेगी और यहाँ पर सोने के लिए जानी जाती है। किस यही तो है, अच्छा भैया, ठीक है। तो अगला यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला खनिज वाला टॉपिक है, ठीक है। ओके, खनिज अब टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है। कौन सा भैया टॉपिक शुरू हो रहा है? खनिज खनिज खनिज, ठीक है। तो खनिज टॉपिक शुरू हो रहा है। चलो, कह रहा है कि गुजरात में कौन सा शहर हीरे के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सूरत हो जाता है, ठीक है। सूरत अपनी देखिए कि आपका हीरा ही लोगे, ठीक है। तो सूरत में, ठीक है। और आपका डायमंड जो संस्थान वगैरह है वो सूरत में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सिंगरेनी खदानें किस राज्य में आपको देखने को मिलती हैं? तो सिंगरेनी खदान आपका तेलंगाना में देखने को मिलेगी। डिगबोई आपका आसाम में है, जो आपका पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, ठीक है। आसाम में देखने को मिलेगा। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई कहाँ पर? आसाम में, ठीक है। अंकलेश्वर जो आपका ये गुजरात में देखने को मिलेगा, पेट्रोलियम स्थल है, ठीक है। भारत में जिप्सम और चांदी के इसका एक बड़ा आपका जिप्सम वगैरह, तो यार ये चांदी वगैरह ये सब राजस्थान में देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। अगला, यूरेनियम की खान जादूगोड़ा आपके कहाँ पर? जादूगोड़ा आपका जादू जब दिखाया जाएगा तो झाड़ दिया जाएगा आपको, तो जो मतलब झारखंड में देखने को मिलेगा। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाता है? तो मैग्नीज जब भी आएगी तो आप लगाना क्या? उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा लगाओगे। अगला, कश्मीर में केसर होता है, बिल्कुल। सूरत में हीरा मिलेगा, बिल्कुल। मुरादाबाद में पीतल मिलेगा, यही तो गलत हो गया। खेतरी वाला ही गलत लिखा है, लोहा यहाँ पर थोड़ी ना मिलता है। राजस्थान रिजर्व के लिए जाना जाता है, तो राजस्थान जो है वो आपका तांबा के लिए जाना जाता है। खेतड़ी जो आपका स्थल है, ठीक है। और वहीं उड़ीसा मैग्नीज के लिए जाना जाता है। सोना कर्नाटक के लिए जाना जाता है, सॉरी, कर्नाटक सोना के लिए जाना जाता है। लोहा आपका उड़ीसा बादाम पहाड़ी, कर्नाटक कद्रेमुख, बाबू बुदन, ये सब यहाँ पर लोहा देखने को मिलेगा भाई साहब, ठीक है। चलिए आगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी खदानें कर्नाटक में बहुतायत पाई जाती हैं? कर्नाटक में कोलार फील्ड आपकी पाई जाती है, कहाँ पर? सोना की पाई जाती है, तो ये सोना की, ठीक है, कर्नाटक में। सिंहभूम खान किस राज्य में स्थित है? तो सिंहभूमि आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? झारखंड में देखने को मिलेगी। रानीगंज वेस्ट बंगाल, झरिया आपका झारखंड में देखने को मिलेगी। दुनिया में सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादक राज्य कौन सा हो जाता है? दूसरा, भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाता है। चलिए, अगला टॉपिक अपना है ज्योग्राफी का विविध टॉपिक। जैसे आपका हिस्ट्री में विविध दिया होता है, ऐसे सेम सेम ज्योग्राफी में भी विविध टॉपिक दिया गया है, ठीक है। अगला, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी के मार्ग पर स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात आपका सुवर्ण रेखा नदी पर देखने को मिलेगा। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगा। पौंत्री निम्नलिखित में से किस नदी का दूसरा नाम हो जाता है? पौंत्री पौंत्री, तो कावेरी नदी, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज का उत्तर दक्षिण गयाला किस भारतीय शहरों को जोड़ता है? तो कौन से शहरों को जोड़ेगा? श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है, ठीक है, जो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज वाला। सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है, एक पक्षी अभयारण्य है का, किस द्वीप पर स्थित है? ओके, सलीम अली वाला किस द्वीप पर स्थित है? चोरावू द्वीप पर स्थित हो जाता है। विश्व का सबसे छोटा आबाद नदी द्वीप कौन सा हो जाता है? तो ये आपका कौन सा हो जाता है? पीकॉक द्वीप हो जाता है, ठीक है, पीकॉक द्वीप। केन बेतवा लिंक एनपीपी के तहत पहली नदी इंटरलिंकिंग परियोजना से किन राज्यों को लाभ देखने को मिलेगा? तो उत्तर प्रदेश और आपका मध्य प्रदेश को देखने को मिलेगा, ठीक है। भारत में शुष्क खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, तो शुष्क खेती जो है कहाँ पर? दक्कन उच्च समभूमि में की जाती है, ठीक है। ए वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। ओके, अगला सवाल आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? जो आपका निम्न उच्च समभूमि में पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकासी व्यवस्था है कहाँ पर? ठीक है, तो ये आपका मालवा मालवा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। कौन सा एक वन्यजीव अभयारण्य नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा जा रहा है, तो नहीं है तो अच्छा खासा नहीं है भाई। कौन सा? कॉर्बेट वाला, जिम कॉर्बेट वन्यजीव अभयारण्य नहीं है। समुद्र में भारत में भारतीय संप्रभुता समुद्री मील तक फैली हुई है, तो आपका 12 नॉटिकल मील तक फैली हुई है। भारत में किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? तो आपका कहाँ पर? बैरन द्वीप में पाया जाता है, ठीक है। खारसी जयंतिया पहाड़ियाँ जो आपका मेघालय में देखने को मिलेंगी।
कौन सा हिमालयी दर्रा जो है भारत और चीन के बीच में व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सन 2006 के मध्य फिर से खोल दिया गया था? चीन से संबंधित है भाई साहब, तो ये आपका नाथुला दर्रा आपका हो जाता है, ठीक है, नाथुला दर्रा। अगला टॉपिक आपका शुरू हो रहा है, कौन सा? जलवायु और मौसम। जलवायु और मौसम, ठीक है, जलवायु और मौसम। चलिए, तो पहला सवाल पूछा गया है, मुंबई की अनुवाद दिशा में स्थित है जिसके कारण वहाँ भारी वर्षा होती है। तो मुंबई जो आपका पश्चिमी घाट की अनुवाद दिशा में स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से स्थानीय तूफानों को आम बौछार कहा जाता है। कहाँ पर कहा जाता है? जो आम की फसल के पकाने में मदद करते हैं। तो आम्र वर्षा कहाँ पर होती है? तो आम्र वर्षा केरला में होती है, ठीक है। लू एक प्रकार की क्या है? लू एक प्रकार की उष्म लहर हो जाती है, ठीक है। अगला, भारत में सर्दियों के दौरान आने वाली शीतलहर का कारण बनती है। तो ये हो जाता है हिमालय। हिमालय से आने वाली शीतलहर का कारण बनती है। लू गर्मी के मौसम के दौरान कहाँ से उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर उठती हैं। तो कहाँ से उत्पन्न होगी? तो ये भाई साहब राजस्थान से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। और राजा के घर से उत्पन्न होती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून में उत्पन्न होता है। किस में उत्पन्न होता है? तो ये दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है वो कहाँ पर? हिंद महासागर में भाई साहब उत्पन्न होता है, ठीक है। किसमें? हिंद महासागर में। कौन सा शहर सबसे पहले मानसूनी वर्षा का सामना करता है? कौन सा शहर हो जाता है? तो केरल का तिरुवनंतपुरम हो जाता है। विश्व में मॉनसून रॉ में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं। तो किससे टकराती हैं? तो ये टकराती हैं खासी पहाड़ी से टकराती हैं, इसलिए यहाँ पर खासी खास देती हैं, तो ये सर्वाधिक वर्षा हो जाती है। ऐसे याद कर लो भैया, ठीक है। अगला, कौन सा कारक भारत में सूती वस्त्र के स्थानीयकरण को बढ़ावा देने वाले कारकों में से एक नहीं है? ठीक है, नहीं है तो नहीं है, तो ये आपका शुष्क जलवायु नहीं है। बाकी श्रम की उपलब्धता, कपास की उपलब्धता, बंदरगाहों की समीपता। काल वैसाखी क्या है? तो ये मानसून से पहले की वर्षा और तड़ित झंझावत को ही आपका काल वैसाखी कहा जाता है। वेस्ट बंगाल से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा तापमान, वर्षा, पवन आदि से संबंधित डेटा एकत्र करने के और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की जाती है? 1800 भाई साहब ये की जाती है 1875 में की जाती है। मानसून के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? ये पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। ये थोड़ा कठिन सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेडागास्कर के पूर्व में स्थित उच्च दाब वाले क्षेत्र की तीव्रता और स्थिति भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। हाँ करते हैं, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें उष्ण मानसूनी महासागरों के ऊपर से बहती हैं और आर्द्रता को एकत्रित करती हैं और भारत के मुख्य भाग पर व्यापक वर्षा लाती हैं। बिल्कुल सही है। मानसूनों की तीव्रता का अनुमान लगाने के लिए प्रशांत महासागर और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में डार्विन पर दाब के अंतर की गणना की जाती है। ये भी सही है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ मानसून की वापसी या विवर्तन का कारण उत्पन्न, यही गलत है, ठीक है। ओके, भारतीय मानसून के संदर्भ में कौन सा कथन गलत पूछा गया है? तो बिल्कुल गलत वाला हम ढूंढ लेंगे, बिल्कुल आप भी ढूंढ लेना। कह रहा है कि मानसूनी वर्षा भारतीय कृषि की जीवन रेखा है। बिल्कुल सही बात है। मानसूनी वर्षा देश की उच्चावच विशेषताओं से प्रभावित नहीं होती। यार होती है, ठीक है, यही तो गलत लिखा है। हिमालयी मानसूनी वर्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल हिमालय, ठीक है। मानसूनी वर्षा जेट प्रवाह से प्रभावित होता है। बिल्कुल होता है, ठीक है। कौन सी पवनें एशियाई महाद्वीप में हिमालय के उत्तरी अक्षांशों पर तीव्रता उच्च भूमि के लगभग समांतर में चलती हैं? तो कौन सी? जेट हवाएं चलती हैं, ठीक है। जेट धाराएं चलती हैं। ओके भाई साहब, जेट धाराएं चलती हैं। चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला सवाल आपसे अच्छा सवाल पूछा गया। क्या सवाल पूछा गया? हम्म 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 हम्म। ऐसा मतलब एक पेज चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यहाँ पर ऐसे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कुछ उसका मतलब जलवायु और मौसम का एक से एक आध क्वेश्चन था, वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि थोड़ा-सा कि एक आध क्वेश्चन था, ज़्यादा नहीं, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन थे। इसके अत्यधिक ठंड और गर्मियों में सुहावने मौसम का अनुभव होता है, तो यहाँ पर लेह में होता है, ठीक है। लेह में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है, ओके। एक चीज़ और याद रखना कि आपका लू जो है आपका गोवा में नहीं चलती है, ठीक है, गोवा में आपका देखने को नहीं मिलता है। तो कहाँ पर देखने को मिलता है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा वगैरह में देखने को मिलता है। भारत की जलवायु का अगर बात कर लेते हैं तो किस प्रकार की जलवायु है? तो ये आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। एक सवाल और आपका था, क्या था? महावट क्या था? तो महावट से आप क्या समझते हैं? महावट का मतलब होता है कि आपका सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा को ही महावट कहा जाता है, ठीक है। इतने ही सवाल थे इसमें। तो अगला हम लोगों ने अगला बात कर लेते हैं। ये अपना नया टॉपिक शुरू हुआ है, कैसे? आपका जनगणना से शुरू हुआ। 17 क्वेश्चन से शुरू हुआ, लेकिन हमने यहाँ पर 16 तक कट गया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 16 क्वेश्चन हम यहाँ पर 1-2 मिनट में ऐसे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल सा। कैसे चर्चा करेंगे? तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे
सवाल पूछा गया है कि आपका शहरीकृत केंद्र शासित प्रदेशों को समूह में दर्शाता है। सबसे अधिक शहरीकृत अगर पूछे तो आपका पहला हो जाता है दिल्ली, और आपका उसके बाद में आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। कौन सा? चंडीगढ़ हो जाता है, ठीक है। वहीं अगर पूछे कि पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर सर्वाधिक देखने को मिलता है कहाँ पर, तो सर्वाधिक राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता में अंतर देखने को मिलता है राजस्थान में। फिर अगर पूछता है कि सबसे जनसंख्या घनत्व के घटक के संबंध में का मतलब आपका सबसे कम आपका जनसंख्या घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। 17 व्यक्ति ही प्रति वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलते हैं। अगला सवाल आपसे एक बना था कि सर्वाधिक साक्षरता दर आपको देखने को कहाँ पर मिलती है। अगर यूटी पूछे तो यूटी में सर्वाधिक साक्षरता आपको देखने को मिलेगी लक्षद्वीप और दमन द्वीप में देखने को मिलेगी। कहाँ पर? लक्षद्वीप और दमन द्वीप में देखने को मिलेगी, ठीक है। ये भी सवाल था। अगला पूछा गया था भारत की जो आबादी है वैश्विक आबादी की कितने परसेंट है, तो 17.5% हो जाती है, ठीक है। ये भी सवाल हो गया। अगला सवाल पूछा गया कि ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज सबसे अधिक कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आपका बिहार और सिक्किम में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक आध सवाल और भी थे, क्या थे? और सवाल था कि औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है, तो 2011 के अनुसार तो आपका 1.64% जो है वो भारत की औसत वार्षिक वृद्धि हो जाती है। अगला सवाल ये भी था कि कौन सा यूटी है जहाँ पर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता देखने को मिलेगी, तो आपका पुरुष साक्षरता वो आपका लक्षद्वीप में देखने को मिलेगी सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, ठीक है। किस महानगर की जनसंख्या सर्वाधिक है 2011 के अनुसार, तो आपका मुंबई की हो जाती है। कहाँ? मुंबई। मुंबई जो आपका महाराष्ट्र, मुंबई साल से ऊपर हो जाता है। किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम हो जाती है, तो आपका ये दादरा नगर हवेली की, दादरा नगर हवेली की सबसे कम आपका साक्षरता दर हो जाती है। फिर अगर पूछा गया था 2011 के अनुसार सिख समुदाय कितना परसेंट देखने को मिलता है, तो 1.7% है जो कुल जनसंख्या उसका देखने को मिला है। ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, तो आपका ये 66.77% हो जाती है। अच्छा, फिर पूछा गया था भारत में तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो मराठी भाषा हो जाती है, ठीक है। अगला साक्षरता पूछा गया था, तो साक्षर उसे माना जाएगा जो 7 साल से अधिक है, जो लिख या पढ़ सकता है 7 साल से अधिक एज वाला, ये भी सवाल पूछा गया था। इतने सवाल। अब हम बात करते हैं 17 नंबर से 17 नंबर तक, ठीक है। वो हमने 16 क्वेश्चन जो छूट गए थे वो हमने ऐसे कर लिए, ठीक है, क्योंकि फिर पेज वगैरह जोड़ना पड़ेगा बीच में, तो इसे सही थोड़ा स्पीड में ही कर लिया, ओके, कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार आपका कह रहा है किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो आपका अपना बिहार जिंदाबाद है, ठीक है, बिहार की। फिर पूछा गया हिंदू जनसंख्या का परसेंटेज सर्वाधिक किस राज्य में देखने को मिलेगा, तो सर्वाधिक आपका हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। 2011 के अनुसार अगर बात करते हैं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम हो जाता है, तो हरियाणा में क्या, और हरियाणा से ही आपका क्या हुआ था, हरियाणा से ही आपका 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था। किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये आपका नागालैंड हो जाता है, यहाँ पर ऋणात्मक दर्ज की गई है। महिला साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई है, तो ये आपके 65.46% दर्ज की गई है। किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो सबसे कम वाला कौन सा भैया, सिक्किम वाला, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या देखने को मिलती है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो लगभग 121 करोड़ हो जाती है। 2011 के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी हो जाती है, 94% हो जाती है, कितनी, 94। बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया है। 2011 के अनुसार भारत की आशोधित जन्म दर क्या है, तो आशोधित जन्म दर आपका 21.8% हो जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक था, कहाँ पर था, तो ये आपका सर्वाधिक देखने को मिलता है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है अनुसूचित जनजातियों वाला, ठीक है, यानी एसटी का बात कर रहा था ये, ओके। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है क्या कि, हाँ, ये तो हो गया भाई, 1 मिनट। सवाल पूछा गया है 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो महिला वाली साक्षरता भी है कहाँ पर, केरल में ही देखने को मिलेगी। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो आपका कितनी हो जाती है, 17.7% हो जाती है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या का कितना परसेंट हो जाता है, तो 68.8% हो जाता है ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है। अब भारत की साक्षरता दर कितनी हो जाती है, तो 74.04% हो जाती है। भारत का जनघनत्व कितना हो जाता है, जनसंख्या घनत्व, तो ये आपका 382 आपका हो जाता है, 382, सॉरी 382, तो वर्तमान 2011 का पूछा गया 1951 का, तो 117 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा सब चूक जाते तो सवाल गई भैंस पानी में, ठीक है। चलो आगे। 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर के अवरोधक सर्वाधिक है,
राज्य, कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो आपका साक्षरता दर के सही अवरोही क्रम, सर्वाधिक साक्षरता आपका केरल में, केरल में, केरल में, केरल में, उसके बाद लक्षद्वीप, फिर मिजोरम। तो फिर दूसरा वाला उत्तर लगा दो भाई साहब। ओके। 2011 के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर कितनी है? तो जस्ट अभी पढ़ा गया था, कितना? 7.1% हो जाती है। शीर्ष सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन से हो जाते हैं? उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ठीक है। तो ये क्या क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका बिहार, ठीक है। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, ठीक है। अगला अगला सवाल है कि कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है? तो कितना परसेंट है? तो 14.2% है। भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी हो जाती है? तो आपका कितनी हो जाएगी? 17.64% हो जाती है। और जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है? तो ग्रामीण से 68.8% हो जाता है, ठीक है। अगला 2011-12 में भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का आकलन किया गया था? तो कितना? तो 21.9% आकलन किया गया था, ठीक है भाई। अगला सवाल आपका देख रहे हैं भाई। अगला सवाल कह रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो ये आपका पुरुष साक्षरता दर 82.14% हो जाती है। वही महिला साक्षरता 65.04% हो जाती है। चलो अगला सवाल, भारत में प्रमुख उद्योग की बात करते हैं। यहाँ से आपका उद्योग वाला सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। कह रहा मुरादाबाद जो है किसके लिए फेमस है? तो मुरादाबाद यार पीतल के लिए। अच्छा, कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के लिए? तो ये आपका फिरोजाबाद हो जाता है। अगला एसएसआर स्टील लिमिटेड हजीरा में कहाँ पर? हजीरा गुजरात में स्थित है। उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किसके लिए फेमस है? सहारनपुर आपका जो लकड़ी पर नक्काशी के किटोर उद्योग, सहारनपुर मतलब सहारे में लकड़ी पर नक्काशी की जाती है, ठीक है। सलेम स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित हो जाता है? तो सलेम स्टील प्लांट आपका तमिलनाडु में। बोकारो स्टील प्लांट आपका झारखंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। यूपी में जो क्षेत्र के बुनकर किस क्षेत्र के बुनकर किसी भी डिजाइन की कालीन बुनने की बहुमुखी प्रतिभा रखते हैं? तो ये आपका मिर्जापुर में कालीन के लिए, ठीक है। भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात का कारखाना कारखाना कौन सा हो जाता है? विजाग इस्पात कारखाना हो जाता है, विजाग वाला, ठीक है। ओके। बांस सिटी मरचुला के नज़दीक कुपी पर उत्तराखंड में स्थापित की गई है। तो ये आपका कौन सा? अल्मोड़ा, अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थापित की गई है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे? अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। सिसरा में पहली जूट मिल आपका कहाँ पर? तो ये आपका कलकत्ता में स्थापित की गई थी। IISCO बर्नपुर में एक स्टील प्लांट है। तो बर्नपुर कहाँ पर? तो वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। ऐश्वर्य आयल फील्ड जो कहाँ पर? राजस्थान में देखने को मिलेगी। मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश की इकलौती रिफाइनरी है जो देश में भारतीय तेल रिफाइनरी की श्रृंखला में स्थान पर आती है। किस स्थान पर? 6वें स्थान पर। मथुरा रिफाइनरी इंडियन ऑयल की रिफाइनरी को 1982 में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए 6 MMTPA की क्षमता के साथ में शुरू किया गया था। तो ये 6G, ठीक है, 6G रिफाइनरी को, ठीक है। पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? तो पानीपत रिफाइनरी जो आती है IOCL के अंतर्गत आती है, ठीक है भाई साहब। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन मान चलो। आप क्वेश्चन कितने बचे हैं आपके? बचे होंगे कितने सवाल आपके बचे होंगे? वही अप्रॉक्स 20 सवाल। भारत में परिवहन, ठीक है, ये टॉपिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन मुख्य साधन क्या है? तो ये मुख्य साधन हो जाता है कौन सा भाई साहब? रेलवे ही हो जाता है, ठीक है। भारत में रेलवे जोन कितने हो जाते हैं? 18 रेलवे जोन हो जाते हैं। पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल रेलवे जो सुरंग स्थित है कहाँ पर? तो पीर पंजाल वाला आपका जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, जम्मू कश्मीर। और एक सवाल और था, ये फिलहाल कट गया है। यहाँ पर पूछा गया था भारत में बार्ड गेज में पटरियों के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो 1.676 mm होती है, ठीक है। चलो अगले सवाल पे बात कर लेते हैं भाई साहब। अगला सवाल क्या है? ये रहा आपका अगला सवाल। कह रहा है पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर देखने को मिलता है? पूर्वी तटीय वाले का मुख्यालय कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा भुवनेश्वर में, देखने को मिलेगा। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। अच्छा, किस स्थान पर रेल कोच कारखाना नहीं है? तो ये आपका कहाँ पर नहीं है? कोलकाता में नहीं है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? तो ये आपका जबलपुर में हो जाता है, ठीक है। भारत में पहली बुलेट ट्रेन किसके किसके बीच चलेगी? बिल्कुल चलेगी, ठीक है, धैर्य रखो, अहमदाबाद से मुंबई चलेगी। भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर देखने को मिलता है? तो आपका ये नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, ठीक है।
हुबली कर्नाटक में मुख्यालय वाले जो आपका एक क्षेत्र है, ठीक है, हुबली कर्नाटक में कौन सा है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। भारतीय रेल ने अपने बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है, तो किस जोन में की है? बायोडीजल वाला भैया लोकोमोटिव, ठीक है, तो किस दक्षिण पश्चिम रेलवे में, ठीक है। भारत का रेलवे शुभंकर क्या है? भोलू, ठीक है, एलिफेंट है। एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन कौन सी हो जाती है? तो ये आपका डेजर्ट सर्किट हो जाती है, ठीक है भाई साहब। अगला, भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन कौन सी हो जाती है? तो सबसे धीमी रफ्तार वाली मिडग 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 चलती है, ठीक है, मिडग पलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर, ठीक है। अच्छा, जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित रेलवे जोन मुख्यालय का नाम बताएं जो सभी मानव रहित रेल लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने में भारतीय रेलवे में पहला रेलवे जोन बन गया है। तो ये आपका हो जाता है पश्चिम मध्य रेलवे। अभी जस्ट जबलपुर वाला पढ़ा गया था। भारतीय रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन ब्यूरो सुविधा में उपलब्ध नहीं है। कौन सा नहीं है? तो आपका तिरुवनंतपुरम नहीं है, बाकी बेंगलुरु, चेन्नई, सिकंदराबाद है। किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन है? तो किस रेलगाड़ी का है भाई साहब? तो फेरी क्वीन वाला नहीं, वही वाला जो आपका 1854, ठीक है। भारत की सबसे लंबी दूरी रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच में स्थित है? सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो ये चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर? वाराणसी में स्थित है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी हो जाती है? तो पीर पंजाल हो जाती है, ठीक है। दोस्तों नमस्कार, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो हम लोगों ने 1 घंटे के आसपास में हमने यहाँ पर 310 से प्लस क्वेश्चन यहाँ पर करे हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसको स्पीड में थोड़ा लगा करके देख लेना, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, वन शॉट वीडियो ज्योग्राफी का हो जाएगा, 5 नंबर आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दिया करो दोस्तों, ठीक है, और शेयर भी कर दिया करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।